गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडो यूएस रिलेशन जरा महाशक्तियों में आज हम देखें भारत अमेरिका संबंध। इंडिया यूएस रिलेशंस। तो बच्चों, यूएस के साथ संबंध पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि याद रखना, अब सवाल यह है कि संबंध तो हमारे कई प्रकार के होते हैं। अब कई बार छोटे मोटे लोगों के साथ रिलेशन बनते हैं। अब जो छोटे मोटे लोगों के साथ संबंध बनते हैं तो संबंध होना ना होना दोनों बराबर है। लेकिन जब आपके संबंध ग्रेट खाली के साथ हैं, इसका मतलब दोस्तों, संबंध तो हमारे यहाँ कई प्रकार के बनते हैं। आपने कभी दबंग मूवी देखी होगी, तो जो सलमान खान का एक छोटा सा फोटोग्राफर था, भैया जी स्माइल, अगर ऐसा दोस्त हो जाए तो आपके पिटने पर भाग खड़ा होगा। और दूसरी बात है, अगर आपका दोस्त खाली जैसा हो, कोई अटैक करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इसलिए आप याद रखना, यूएस का इंपॉर्टेंस दुनिया वाला किस्म का है। यूएस का इंपॉर्टेंस है, यूएस कैसा है, दुनिया का दरोगा। क्योंकि ये बात इंटरेस्टिंग है, जब किसी देश के बारे में हम पढ़ते हैं कि आखिर में उसके बारे में, इंडिया के बारे में तो मैं बार बार रिफर कर रहा हूँ कि इंडिया क्या है, लेकिन जब यूएस की बात की जाती है तो याद रखिए, यूएस का मतलब क्या है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश। यूएस का मतलब क्या है, जिसकी इकोनॉमी लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर। इसका मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस फोर्स। यदि मात्रा के हिसाब से, कई बार देखो संख्या के हिसाब से देखोगे तो ठीक है, चाइना नंबर 1 पे आ जाता है, लेकिन क्वांटिटी का महत्व नहीं है बच्चों। यानी 10 हीरो होंडा खरीद लो और एक हार्ले डेविडसन खरीद लो, तो एक हार्ले डेविडसन तो 10 हीरो होंडा के से भारी पड़ जाती है। इसलिए याद रखो, टेक्नोलॉजी के मामले में, पैसे के मामले में, और आज भी आप सबसे बड़ी बात है, जो पावर आती है विचारों से आती है। विचारों के बाद बंदूक की आवश्यकता पड़ सकती है, आर्थिक आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन बच्चों, मेन दुनिया में पावर क्या है, वैचारिक। वैचारिक शक्ति ही मुख्य है, और यूएस दुनिया का विचार नियंत्रित करता है, ये बात ध्यान रखने की है। यूएस कैसा है, दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमेरिका में है, तो दुनिया के सारे देशों के बच्चे अमेरिका पढ़ने जाते हैं। इसलिए अमेरिका का स्वाभाविक रूप में विश्वविद्यालय, चाहे एमआईटी हो, ये पूरी दुनिया के विचारों को शेप करते हैं। और आप देखो, कहा जाता है कि सबसे आज भी पूरी दुनिया पर वैचारिक प्रभुत्व अमेरिका का है। अब आने वाले समय देखा जाएगा कि आखिर में ये प्रभुत्व टूट टूट पाता है, टूट नहीं पाता है। इसे जब किसी देश को आप पढ़ते हो तो आप देखोगे बच्चों, भाई देश का महत्व तो होता है। यानी पूरी दुनिया पर आज भी वैचारिक कंट्रोल में सीएनएन, जो बात सीएनएन दिखा देगा, पूरी दुनिया के न्यूज़ को सीएनएन कवर करता है, हॉलीवुड की मूवीज। और अमेरिका का वैचारिक प्रभाव इतना आपको बता दें, मतलब यही तो सॉफ्ट पावर है बच्चों। और वैचारिक प्रभाव कैसा है, अमेरिका का वैचारिक प्रभाव तो ऐसा है कि अमेरिका की हॉलीवुड की फिल्में तो दुनिया में देखी जाती हैं। अब ईरान भले ही हॉलीवुड की फिल्म को बैन कर दे, अब आप देखिए, अमेरिकन ने एक बार जीन्स को फाड़ के पहनना शुरू किया, पूरी दुनिया में अब जो हिप्पी कल्चर, या अब किसी की जीन्स फट गई पहनते पहनते तो पूरी दुनिया में फैशन हो गया। यानी फैशन को ट्रेंड कौन करता है, अमेरिका। हॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया में देखी जाती है। अमेरिका के विश्वविद्यालय, मैकडोनाल्ड, मिकी माउस। यानी अमेरिका एक, याद रखो बच्चों, विचार नियंत्रित करता है। और अमेरिका के पास केवल यही विचार नहीं है। अमेरिका, अगर अमेरिकन के हिसाब से अमेरिका को देखोगे, अमेरिका कैसा है, जब अमेरिका के हिसाब से अमेरिका को आप देखोगे तो अमेरिका का मतलब क्या है, यूएस का मतलब क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो अमेरिका है। ये दुनिया का उदारवादी देश है, अमेरिका है लिबरल नेशन। यानी अमेरिका क्या है, जहाँ पे एक लिबरल कंट्री है। और अमेरिका क्या है, जहाँ पे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है बच्चों।
अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसका मतलब है अमेरिका एक मुक्त देश है, आज़ाद देश है। अब ज़रा ध्यान से देखो, यही वैचारिक शक्ति भी चाइना को नहीं मिल पा रही है। चाइना सोच रहा है रसिया के पास तो ही नहीं है। इसलिए कई बार अब दुनिया में लोग कहते हैं कि अगर आप पोजीशन के हिसाब से अमेरिका को देखोगे, अगर आप आलोचकों के हिसाब से अमेरिका को देखो तो अमेरिका कैसे दिखेगा? नहीं भाई, तो आधिपत्यवादी है, दादागिरी दिखाता है, दुनिया का डॉन है। लेकिन अमेरिकन का कहना है, और ये बात दिखती भी है बच्चों, पूरी दुनिया में इतने लंबे समय तक आज तक कोई दुनिया को रूल नहीं कर पाया। भाई लोग शासन करते हैं 10 साल 20 साल, पूरी दुनिया का इतिहास आप देख लो तो इतने लंबे समय तक दुनिया में किसी का प्रभुत्व बना नहीं रहा। और बच्चों, मरी हुई हाथी भी 1.25 लाख की होती है। इसलिए हमने चाइना पढ़ रखा है। आने वाले समय में ये तो तय होगा कि चाइना अमेरिका को रिप्लेस कर देगा कि नहीं कर देगा, लेकिन अमेरिका का जो सॉफ्ट पावर है आज भी चाइना को तलाश है। और इतना ही नहीं, अमेरिका केवल दुनिया के विचार को नियंत्रित नहीं करता। विचार का इसका मतलब है कि विचार कैसे नियंत्रित करता है? हॉलीवुड के द्वारा। विचार कैसे नियंत्रित करता है? सीएनएन के द्वारा। और मामला क्यों उतना ही नहीं है कि अमेरिका दुनिया के विचारों को नियंत्रित करता है, अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को बनाता है। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका यानी यूएस शेप्स द वर्ल्ड ऑर्डर। तो बच्चों याद रखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका है। अब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर अगर न्यूयॉर्क में है तो कोई संयोग की बात थोड़ी है। यानी पूरी दुनिया का हर देश अमेरिका में एक बार तो हज करने जाएगा बच्चों। अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूजवेल्ट, ये सब दुनिया के ऑर्डर को नियंत्रित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन कैसा होगा? और इसकी स्थापना में अमेरिका की बड़ी भूमिका है। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ को सबसे बड़े फंड देने वालों में अमेरिका ही है। सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर तो ही है। मैं अमेरिका के भी सैन्य सामग्री की बात नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब है पावर के लिए केवल हथियार रखना जरूरी नहीं बच्चों। इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? अमेरिका में है। डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन, ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये कौन तय करता है? अमेरिका। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। यानी अमेरिका पूरी दुनिया के ऑर्डर को सेट करता है। ये दुनिया में अमेरिका बताता है कि आखिर में किस तरीके से दुनिया में ऑर्डर चलेगा, किस तरीके से आईएमएफ चलेगा, वर्ल्ड बैंक चलेगा। और इतना ही नहीं, आतंकवादी के मामले पर दुनिया का अप्रोच क्या होगा, पर्यावरण के मामले में दुनिया में कहाँ चलेगी। यानी जरा सोच के देखो, कमाल की बात देखो, अमेरिका कहता है भाई देखो, अगर वर्ल्ड ऑर्डर, अब यही सिर्फ डिबेट हो जाता है। अमेरिका कैसा देश है जो चाहता है कि परमाणु हथियारों का प्रसार न हो? अमेरिका कैसा देश है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है? अदरवाइज अदरवाइज जरा सोच के देखो, अगर सब राज्य अपने अपने से काम करें, यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति जरा कॉम्प्लेक्स कंडीशन अब देखो, अगर सब राज्यों का सरोकार अपने अपने से हो जाएगा फिर तो कोई भी शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्य को दबोच देगा। यानी अमेरिका का, अब जरा सोच के देखो कि अफगानिस्तान में आतंकवाद हुआ, वहां अमेरिका पहुंचा। अब कहीं पर्यावरण की समस्या होती तो अमेरिका पहुंचता है। और इसलिए अमेरिका ने उत्तर कोरिया पे प्रतिबंध लगा रखा है, म्यांमार पे प्रतिबंध लगा रखा है। अगर कहीं लोकतंत्र नहीं है तो अमेरिका वहां प्रतिबंध लगा देता है। कहीं परमाणु हथियारों का प्रसार हो रहा है, अमेरिका वहां रिस्ट्रिक्शन लगाता है। इसके पीछे पर्पस क्या है? अमेरिका कह रहा है कि भाई अब दुनिया में हर राज्य संप्रभु है, कोई किसी की सुनेगा ही नहीं। कोई किसी के नहीं सुनेगा तो बच्चों को ऐसा देश तो चाहिए
जो कम से कम ये सुनिश्चित कर दे कि यार कि शक्तिशाली राज्य कमजोर को हड़प न ले। और बच्चों, जिस तरीके से अब सवाल है कि रसिया, इसलिए रसिया यूक्रेन को हड़प रहा है, ऐसा अमेरिका का आरोप है। और ज्यादातर यूरोप के देश इस बात को बिल्कुल मानते हैं। और एक जमाना था, हम पश्चिम एशिया में आएंगे, एक जमाना था इराक ने छोटे से राज्य कुवैत को हड़प लिया। इराक ने छोटे से राज्य कुवैत को हड़प लिया और कुवैत को अमेरिका ने छुड़ाया। अमेरिका ने हमला किया इराक के सद्दाम हुसैन पे, कुवैत को मुक्त कराने के लिए। और बच्चों, आज भी पश्चिम एशिया में आपको लगता होगा ईरान बहुत पॉपुलर है। ईरान पावरफुल होता है तो उसके पड़ोसी ही डर जाते हैं। पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता है। आज भी पश्चिम एशिया के ज्यादातर देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। जापान की सुरक्षा का दायित्व अमेरिका का है, दक्षिण कोरिया की सुरक्षा का दायित्व अमेरिका का है, ताइवान की सुरक्षा का दायित्व अमेरिका का है, यानी बाकी फिलीपींस की सुरक्षा का दायित्व अमेरिका का है, और नाटो का मुखिया अमेरिका है। यानी ये देखो दोस्तों, इसे अमेरिका का सुपर पावर कहा जाता है। अमेरिका सुपर पावर है दोस्तों, केवल महाशक्ति नहीं है। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है। ये बात बहुत देखने की सुपर पावर का मतलब है न इसके पास दुनिया में केवल सबसे पावरफुल शक्ति है, बल्कि दुनिया में अपनी सेनाओं का अमेरिका कहीं से भी मोबिलाइज कर सकता है। वो दुनिया में किसी भी क्षेत्र से कहीं से भी अपनी सेनाओं को मोबिलाइज कर सकता है। ये ताकत अमेरिका के पास है बच्चों। इसका मतलब है अमेरिका के सैनिक हिंद महासागर में है, अमेरिका के सैनिक कोरिया के पास गुआम में है, अमेरिका के सैनिक जापान में है, अमेरिका के सैनिक फिलीपींस में है। यानी जरा सोच के देखिए, दुनिया का ऐसा कौन सा भाग है जहां अमेरिका के सैनिक नहीं है। अमेरिका ने दुनिया को 5 कमांड में बांट रखा है बच्चों। इसे अमेरिका इसलिए कहा जाता है, अमेरिका दुनिया का दरोगा है। अब सवाल है कि अमेरिकन ये कहते हैं भैया हम खर्च कर रहे हैं पैसा, हम दुनिया में शांति बना रहे हैं, हम न हो दुनिया में शांति नहीं रहेगी। आलोचक क्या करते हैं, अरे गुरु लूट रहे हो दुनिया को। अब बच्चों, अब यही विचार अपने आप में इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है। जैसे सांसद मंत्री है, सांसद मंत्री कहते हैं भैया हम तो जनता की सेवा के लिए आए हुए हैं, हमारा सेवा करते करते प्राण जा रहा है। और जनता क्या कहती है, ओ लूट के रख रहे हो गुरु। अब यही दो नजरिया है बच्चों। इसे मानविकी विषय फिजिक्स की तरह तो नहीं है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स तरह के 2+2 4 होता है, पॉलिटिक्स में 2+2 4 तो बिल्कुल नहीं होता। इसलिए अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये दिखता है कि अमेरिका आखिर में है क्या। अब जरा सोच के देखो, ऐसे अब रीजन क्या कहता है, तो ऐसे महाबली से, ऐसे डॉन से थोड़ा संबंध बना के रखना है। इसलिए बच्चों, और हमारे यहाँ थोड़ा सा मामला ये था, क्योंकि भारत भी महाशक्ति है, भारत महाशक्ति है, तो आजकल भारत को अपना स्टेटस चाहिए, तो स्वाभाविक रूप में भारत अमेरिका के बीच आजकल संबंध काफी आगे है। लेकिन आप जानते हो भारत और अमेरिका के बीच कहाँ संघर्ष था, पहले भी और आज भी। अब चूंकि आईआर में बहुत इतिहास से मतलब नहीं होता, तो अमेरिका के साथ हमारी जो आपत्ति होती है भाई, न तो अमेरिका के हमारे साथ कोई जमीन का झगड़ा है, अमेरिका के साथ न तो हमारा कोई जमीन का झगड़ा है, न हमारा पड़ोसी है, तो ऐसा द्विपक्षीय विवाद तो है ही नहीं है। लफड़ा अमेरिका के साथ कहाँ आता है। अब चूंकि दरोगा करता, अब दरोगा दुनिया में करेगा, तो इसका मतलब है अगर अमेरिका दुनिया का दरोगा होगा तो वो यूक्रेन को बचाएगा, और यूक्रेन के लिए रसिया के खिलाफ काम करेगा। ठंडा पानी रख दिया यार, ठंडा पानी दिया है। नॉर्मल है। तो अपने आप में यही तो चैलेंज है बच्चों। अब अमेरिका भाई, याद रखो बच्चों, जो पावरफुल आदमी होते हैं उसके नखरे ही बड़े होते हैं। अब इसलिए फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, प्रैग्मेटिक अपनानी होती है। कई बार हम बड़े भावनात्मक तरीके से कर देते हैं। अच्छा, कई बार आलोचक तो न्यूज़पेपर वगैरह में देखेंगे, तो कई बार तो आलोचक या कोई भी ऐसे कह देता है। आलोचक क्या कह देंगे, आलोचक तो ऐसे ही कोई बात कह देंगे कि अरे अमेरिका, भारत तो अमेरिका का पिछलग्गू हो गया। अच्छा, ये कंप्लेन ज्यादातर जगहों पे आ जाती है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र नहीं रही, भारत अमेरिका का पिछलग्गू हो गया। तो लोगों से पूछा था, भैया ये बताओ भारत अमेरिका का पिछलग्गू क्यों हो गया, तो भारत की विदेश नीति स्वतंत्र क्यों नहीं रही।
तो वो कहते हैं अमेरिका को गाली देके दिखाओ। अरे मेरे बच्चों, किसी को गाली देना स्वतंत्र विदेश नीति का उदाहरण नहीं है। अगर किसी को गाली देना ही स्वतंत्र विदेश नीति का उदाहरण है, फिर तो हमास, इसराइल, कई बार ईरान, वेनेजुएला, ये सब गाली उली देना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का प्रमाण नहीं है। बच्चों, बस सीधी सी बात है, अपना हित मिलता हो तो, जो हमारे हितों के लिए सही हो वो इंडिपेंडेंट है। अब जरा देखा जाए, अगर अमेरिका ऐसा, इसलिए बच्चों अमेरिका का विशेष महत्व है, जो अमेरिका की ताकत है वो किसी में नहीं है। और ये भी आप याद रखना, कई बार लोग बड़े भावनात्मक हो जाते हैं, अमेरिका हमारे साथ समान व्यवहार नहीं कर रहा है, अमेरिका ने हमें ऐसा कह दिया। अरे मेरे बच्चों, हमारी अभी इकोनॉमी देख रहे हो, हम सोच रहे हैं हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाए। हम तो इसलिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अमेरिका की इकोनॉमी पहले से $25 ट्रिलियन है। इन्हें बात ऐसे सोचो, गांव में कोई बहुत बड़ा सेठ है, एक पावरफुल आदमी है, और हम क्या सोच के बैठे हुए हैं, उस सेठ जी हमसे नमस्कार नहीं करते, सेठ जी हमारी बात नहीं मानते। अरे कमाल की बात है यार। अरे सेठ जी से लग के, सेठ जी के पीछे चल के कुछ पैसा निकाल लोगे, ये इमोशनल हो गए। इसलिए मेरे बच्चों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम इमोशनल नहीं होते, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम इमोशनल बिल्कुल नहीं होते। हम क्या करते हैं, हम लगातार एक दूसरे के साथ जुड़कर अपने हितों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, इससे विन विन कंडीशन रहे, सबके फायदे रहे। तो अब सवाल है, यही इंटरनेशनल, यही अमेरिका है, इंडिया तो हमने बार बार बता दिया है। अब जरा देखो दोस्तों, अमेरिका के साथ क्या चैलेंजेस है और कहाँ रिलेशन है, ये अमेरिका के साथ खास बात है। ये रसिया, भाई जरा सोच के देखो, पश्चिम एशिया में भी अमेरिका कूद रहा है, इसराइल को मना कर रहा है कि तुम वॉर बंद करो। उधर अमेरिका, अफ्रीका में कोई समस्या हो जाती है तो अमेरिका उसमें हस्तक्षेप करता है। और अमेरिका दुनिया के देशों को देखो उधार देने वाला बहुत बड़ा देश है, वर्ल्ड बैंक तो बहुत बड़ा उधार देती है, और वर्ल्ड बैंक विकास के लिए पैसा देती है। और आज भी आप देखोगे कि चाइना किसको पैसा देता है, तो जो चाइना लोन देता है वो तो कमर्शियल रेट पे देता है। अमेरिका किसी को लोन देता है तो बाकायदा वो कैसे देता है बच्चों, यानी बहुत सस्ते लोन होते हैं अमेरिका के, तो वर्ल्ड बैंक के लोन बड़े सस्ते होते हैं। तो आज भी अमेरिका कहता है भाई हम तो लोकतंत्र, उदारवाद, ह्यूमन राइट्स को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आलोचक की राय अलग होती है। आलोचक कई बार कहते हैं अरे अमेरिका तो साम्राज्यवादी है, विस्तारवादी है। अब और ये खास तौर पे ये कम्युनिस्ट ने ये मान्यता को बढ़ा के रखी हुई है। अब सवाल है, अगर ये अमेरिका का परिचय है बच्चों, जरा देखें, अमेरिका अमेरिका और भारत के बीच संबंध किस आधार पे है। अमेरिका संयुक्त राज्य संघ के पहला, बच्चों हितों का सामंजस्य, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। ये बात तो आप जानते हो कि बिना हित के कोई रिलेशन बनते नहीं। और कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट कैसे है, क्योंकि व्यापारिक, आज की डेट में जो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है आज की डेट में। अब वो स्वाभाविक रूप में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, और हमारे व्यापार $115 बिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें भारत का फायदा है। बच्चों देखो, अमेरिका, इंडिया और चाइना की इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव है। अब जो हम निर्यात करते हैं वही चाइना निर्यात करता है। हमारी और विकासित, देखो विकसित देश है अमेरिका, विकसित देश है। तो जो विकसित देशों में चाहे यूरोप आएगा, जापान आएगा, अमेरिका आएगा, तो उनका पैटर्न एक जैसा होता है। विकासशील देशों का उनका पैटर्न एक जैसा होगा। अब देखो ये समझने की बात है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफ्रीका को सहायता हम देंगे, लेकिन अमेरिका से लेंगे, अमेरिका थोड़ी देंगे। और दोस्तों यही दुनिया में लेन देन की पॉलिटिक्स है। और याद रखो, कहीं पे तलवार की जरूरत पड़ती है जीवन में, कहीं पे सुई की जरूरत पड़ती है, दोनों की जरूरत पड़ती है। और किसी को छोड़ नहीं सकते, न तो बलशाली को छोड़ सकते हैं, न कमजोर को छोड़ सकते हो। अब देखा जाए व्यापार, यानी हमारे व्यापारिक हितों का मामला है। देखो बच्चों, चीन के साथ तो व्यापार हम घाटे में है। और देखो रसिया के साथ अचानक तेल का जो हमारा आयात बढ़ गया,
उस वजह से व्यापार बढ़ गया, अदरवाइज 90 के बाद तो रसिया के साथ इंडिया का ट्रेड आगे बढ़ ही नहीं रहा है। क्योंकि समस्या ये है, रसिया के पास भी बहुत सारा कोई बेचने को है नहीं। तो भाई कंपेयर करके देखो आप, अमेरिका के साथ बड़ा बाजार है, और अमेरिका को भारत का बड़ा बाजार चाहिए और हमें उसकी हाई इन टेक्नोलॉजी चाहिए। भाई देखो, अमेरिका जहां विकसित देश की बात आएगी, जर्मनी, अमेरिका, जापान, एक ही मामला होगा, फ्रांस, टेक्नोलॉजी। आज आप देखोगे, हम अपनी स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, क्लीन गंगा मिशन करना चाहते हैं, यानी हमारा तो गांव का देश रहा है, तो धीरे धीरे इंडिया गांव का देश ना होकर शहरों का देश हो रहा है। लेकिन जहां पे पहले से ही शहर है, वहां पे कौन है? अमेरिका। तो इन मामले में हमारी अमेरिका सहायता करेगा। और इतना ही नहीं बच्चों, यानी व्यापारिक संबंध एक जैसे हैं, और आज की डेट में लगभग 40 लाख भारतीय अमेरिका में कार्य कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 40 लैक्स डायस्पोरा, 40 लैक्स मीन्स 4 मिलियन डायस्पोरा जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी भारतीय छात्र अमेरिका में है। जो 40 लाख इंडियन है, आप याद रखो, इसमें अमर सेन, इसमें तो इंडियन ने बिल्कुल धमाल मचा दिया है। आज तो इंडिया पूरी दुनिया पे छा गया है। तो ये अमेरिका में सत्यनारायण, सुंदर पिचई, अमर्त्य सेन, इन ऐसे ग्लोबल इंडियंस हैं जो कि पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल बन गए हैं। और इतने बड़े डायस्पोरा, इतने पावरफुल डायस्पोरा, यानी न तो वो रसिया में है और न ही, न वो रसिया में है और नहीं कहां पे है, वो चाइना में है। इससे भी हमारा संबंध बढ़ता है। तीसरा तीसरा हितों का सामंजस्य कहां है बच्चों? सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशन। और सबसे बड़ी बात है, हितों का सामंजस्य कहां है? हथियारों का आयात, इंपोर्ट ऑफ डिफेंस आर्मामेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट, इंपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस आर्मामेंट्स। तो ये मामला है आज की डेट में। एक जमाना था जब अमेरिका हमें हथियार देता ही नहीं था, लेकिन आज आप देखोगे, आज का मामला क्या है कि किस तरीके से, अब तो जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि यूएस हमें प्रीडेटर ड्रोन भी देने जा रहा है। यानी देखो, ड्रोन दो होता है, एक सर्विलांस ड्रोन होता है जिसे P8I है। तो नाउ अमेरिका वांट टू ट्रांसफर MQ-9 जो हमले वाला ड्रोन है। तो बच्चों, अगर अमेरिका का ड्रोन मिल गया, अभी बातचीत चल रही है, उसके अलावा देखोगे अब तो हो रहा है कि भारत और अमेरिका पहली बार 2023-24 में बहुत बड़ा मामला जो बना, 23 में खासतौर पे, अब भारत अमेरिका मिलकर जेट इंजन का साझा उत्पादन करेंगे। और आप जानते हो, अगर जेट इंजन का साझा उत्पादन करेंगे तो सिविलियन और डिफेंस दोनों में यूज हो सकता है। बाकी अपाचे, ग्लोब मास्टर, हरक्यूलिस, यानी जितने भी अपाचे, ग्लोब मास्टर, हरक्यूलिस, जितने भी बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, वो सब हम अमेरिका से ले रहे हैं। भाई अमेरिका को बड़ा बाजार चाहिए, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। और भाई अमेरिकी हथियारों का टेक्नोलॉजी, देखो बच्चों, रसिया के वेपन्स के साथ क्या सस्ता है वो, लेकिन अमेरिका की तुलना में वो पावरफुल नहीं है। क्योंकि अमेरिका की स्टिंगर मिसाइल ने कैसे रसियन टैंक को यूक्रेन में ताबूत बना दिया, ये पूरी दुनिया देखती है। अमेरिका को उसी स्टिंगर मिसाइल से अफगानिस्तान में रसियन सेनाओं का अफगानियों ने भूत बना दिया। और आप देखते हो, ड्रोन का मामला तो होता ही है। और इतना ही नहीं है, आज की डेट में पूरी स्पेस पर जिसका सबसे प्रभावशाली नियंत्रण है, वो है यूएस। तो आज की डेट में चाहे वो, यानी कुल मिला के, मारक ड्रोन, प्रीडेटर ड्रोन, और सबसे बड़ी बात क्या है, जेट इंजन का साझा उत्पादन, ये जो कॉमन प्रोडक्शन है, ये बहुत बड़ी बात है। भाई अमेरिका किसी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता, तो ये अपने आप में, उसके अलावा तो ग्लोब मास्टर, हरकुलिस, ग्लोब मास्टर, हरकुलिस, अपाचे, यानी आज के डेट में ऐसे ऐसे विमान अमेरिका ने हमें दिए हुए हैं
जिससे हमारी लॉजिस्टिक क्षमता चीन के साथ बहुत बढ़ गई है। नहीं, जरा सोच के देखो, ग्लोब मास्टर हरकुलिस से तो हम नई दिल्ली से सीधा, चंडीगढ़ से सीधा लद्दाख तक अपने सारे वेपन्स को 5 से 6 घंटे में पहुंचा सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि अमेरिका हमारे साथ है, और हरकुलिस ग्लोब मास्टर जैसे मालवाहक विमान इतने पावरफुल है, इन्हें ये कहीं भी उतर सकते हैं। उसके लिए स्वाभाविक रूप में वहां पे एयरपोर्ट होना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी तो ही है, रात में दिन में कहीं भी किसी मौसम में काम कर सकते हैं। इस वजह से अमेरिका, और यकीन मानो कुल मिलाकर हथियारों का आयात देखा जाए फिर तो रसिया नंबर 1 पे है। लेकिन पिछले 10 सालों से हथियारों के आयात को देखोगे, अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक है भारतीय बाजारों के लिए। यानी नेट परसेंटेज, अगर इंक्रीजिंग परसेंटेज आप देखोगे, अमेरिका बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फॉर डिफेंस इक्विपमेंट फॉर इंडिया। तो दैट इज माइलस्टोन। आप देखो कैसी चीजें बदल रही हैं। हाँ, ये बात अलग था कि अमेरिका पहले में हथियार नहीं देता था और कहा जाता था एक जमानत है। दोस्तों देखो, अब इतिहास के आधार पर संबंध तय नहीं होते। 1971 में 7वां जहाजी बड़ा लेकर हमें धमकाने आ गया था। आज कंडीशन बदल गई, तो व्यापार, भारतीय मूल के लोग, हथियारों का आयात, इससे दिख रहा है हितों का जबरदस्त सामंजस्य बढ़ रहा है। हितों का इतना ही नहीं दोस्तों, इंडो यूएस के साथ खास तौर पर साझे मूल्य भी है, कॉमन वैल्यूज। यानी केवल साझे हित नहीं है, बल्कि कन्वर्जेंस ऑफ वैल्यूज भी है। साझे मूल्य क्या है? लोकतंत्र के, उदारवाद के, स्वतंत्रता के, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स। तो बच्चों, ये तो लोकतंत्र के साझे मूल्य हैं। यहां अमेरिका हमारा सपोर्ट करता है। ये हमारे कॉमन वैल्यूज भी है। देखो बच्चों, ये वैल्यूज हमारा रसिया के साथ नहीं मिलता। हाँ, ये फ्रांस के साथ मिलेगा, जर्मनी के साथ मिलेगा। आजकल दुनिया में तानाशाही बढ़ रही है। उस कॉन्टेक्स्ट में भारत जैसे विशाल देश में ऐसा डेमोक्रेसी होना, तो ये बड़ी बात है। क्योंकि आज को देखो, जहां भी देखो, टर्की में डेमोक्रेसी था, वो तानाशाही की तरफ आगे बढ़ गई। रसिया का हाल वही है, चाइना अब देख रहे हो। और तानाशाहों के उभरने से खतरा कितना होता है दुनिया में, ये जग जाहिर है। अब नॉर्थ कोरिया आएगा तो भाई कहीं भी मिसाइल मार देगा। पाकिस्तान में शासन रहता है तो वहां सेना ही सबसे पावरफुल रहती है, तो पाकिस्तान का हाल तो माशाल्लाह है। इसलिए यहाँ पे एक साझे मूल्य है यूएस के साथ, ये यूरोप के साथ है। इसलिए बच्चों, बड़ी कॉमन सी बातें होंगी। जहाँ विकसित देश होंगे और डेमोक्रेटिक देश होंगे, वहां हमारा कॉमन वैल्यू चलेगा। वहां विचारधारा की बात करने लगते हैं। आप कहोगे सर ये बताओ, इस विचारधारा का साझे मूल्य का महत्व ज्यादा है या हितों के सामंजस्य का? तो देखो बच्चों, हकीकत की बात यही है, हितों का सामंजस्य ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हितों के सामंजस्य के साथ विचार भी मिल जाए फिर तो क्या कहने। तो विचार मिल जाए फिर तो क्या कहने, तो पार्टनरशिप जबरदस्त चलेगी। और इसलिए कहा भी जाता है, इंडिया यूएस के साथ केवल पार्टनरशिप नहीं बच्चों, अब तो हमें एलाइज हैं, दोस्त की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मामला यही नहीं है एक साझे मूल्य है, हितों का सामंजस्य है, साझा खतरा भी है, कॉमन थ्रेट है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, एक साझा खतरा है, एक कॉमन थ्रेट है। और वो कॉमन थ्रेट है राइज ऑफ चाइना। तो चाइना अगर आगे बढ़ेगा बच्चों, लोकतंत्र, उदारवाद, सबके लिए सब चैलेंज आ रहा है। तो राइज ऑफ चाइना, चीन का उभार। राइज ऑफ चाइना, चीन का उभार, ये तो पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन रहा है। और अब चाइना का उभार कहाँ कहाँ, लोकतंत्र के लिए चैलेंज है ही है, इकोनॉमिक चैलेंज है ही है। तो आप देखोगे उधर, इसीलिए बच्चों देखो, राइज ऑफ चाइना हो रहा है, तो कहाँ पे इंडिया और यूएस के अप्रोच कहाँ पे मिल रहे हैं? हिंद महासागर में। भाई इंडियन ओशन में हमारा
चीन का अप्रोच मिल रहा है। फिर कहाँ है? साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीन सागर में। साउथ चाइना सी में। फिर कहाँ मिल रहा है? इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बच्चों देखो, आप आंकड़े देख लो। अगर आप मैंने यही बात कही थी रसिया के साथ। देखो ठीक है, रसिया के साथ पुराना संबंध तो है, ये सही बात है कि रसिया के साथ पुराना संबंध तो है, लेकिन बच्चों ऐसा थोड़ी है, कई बार तो फूफा जी और मौसा जी के साथ बड़े पुराने संबंध होते हैं, लेकिन जीवन में कोई नया पार्टनर आ जाता है और सबको पीछे छोड़ देता है। तो क्या फूफा जी, क्या मौसा जी? बात सिंपल सी है बच्चों। तो संबंध ऐसा नहीं पुराना। हाँ, ये भी बात है कि हमारे साथ अमेरिका के साथ थोड़ा उठा पटक रहे हैं। 71 में को धमका दिया था। 98 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया था, उसने तमाम प्रतिबंध लगा दिए थे, ये भी सच है। लेकिन हम बच्चों अतीत की बात नहीं देखते। और दूसरा, आप कहोगे सर ये बताओ भविष्य में भी ऐसा करे तो क्या गारंटी है? तो सवाल ये बच्चों, तो किसी गारंटी नहीं है। अब कोई पार्टनर अच्छा मिल रहा है, अब ये सोचे 2 साल बाद क्या होगा? अरे भाई 2 साल बाद जो होगा देख लेंगे, अभी फायदा हो रहा है फिर वो देख लें। और ऑब्जेक्शन अमेरिका के साथ जाने में तब होता है जब हम केवल अमेरिका के साथ जाते हैं। अरे भाई, कई कई लोग तो अजीब सी बात करते हैं, अमेरिका के साथ संबंध क्यों बना लिया? खासतौर पे हमारे कम्युनिस्ट भाई, कई लोग बड़े भावनात्मक रूप में विचारधारा के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। कई कम्युनिस्ट से पूछो तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, चीन के साथ संबंध बना लो, अमेरिका विश्वसनीय नहीं है, चीन हमारा बड़ा भाई। कमाल की बात है यार, जो हमारी सीमा पर हमला कर रहा है हमारा बड़ा भाई हो गया, जो हमारी जमीन लेना चाहता है। कैसी कैसी दीवानगी वाली बात है बच्चों। कम्युनिस्ट तो कहते हैं कि बाकी लोग अंधभक्त हैं, सबसे बड़े अंधभक्त यही है भाई। जहां तर्क का प्रयोग न हो वहां अंधभक्ति है। तो तर्क तो ये कहता है कि भाई अगर हमें किसी के साथ संबंध बनाने पर आपत्ति नहीं है तो अमेरिका के साथ ही क्यों है? अगर हम किसी सबको छोड़ के अमेरिका के साथ जाते फिर तो ऑब्जेक्शन बनता था। लेकिन सवाल है, इसलिए बच्चों कई बार हमारी फॉरेन पॉलिसी में लोग विचारों के आधार पर दुनिया बनाते हैं, वो फिर अंधभक्ति ही होती है। विचारों के आधार पर जब दुनिया बनती है तो वो सबसे बड़ी अंधभक्ति है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मान लो कि ये साझे खतरे हो गए और इस तरीके के हितों का सामंजस्य, ये साझे मूल्य। अब बच्चों अगर मामला देखा जाए, मामला यहाँ ये भी है कि आप कहोगे सर कि अब ये बताओ, इसका मतलब चाइना के अमेरिका के साथ कोई खटपटी नहीं है क्या? हाँ, तो खटपटी तो है, छोटे मोटे खटपटी आते रहते हैं। क्योंकि अभी आप देखो, अमेरिका भी दुनिया की धरोहरगिरी करने का प्रयास करता है। अमेरिका क्या कहेगा? रसिया के साथ संबंध खत्म कर दो, ना नहीं करेंगे। अमेरिका क्या कहेगा? रसिया से तेल आयात बंद कर दो, नहीं करेंगे। अमेरिका कहेगा चाबहार रोक दो, ईरान के साथ संबंध खत्म करो, नहीं कर दो। इसलिए बच्चों इंडिया कभी अमेरिका का फॉलोअर नहीं रहा। आप याद रखो, अमेरिका जापान, इंडिया जापान नहीं है, इंडिया साउथ कोरिया नहीं है, इंडिया जर्मनी है। जापान साउथ कोरिया, देखो दो किस्म के देश हैं। एक तो अमेरिका विरोधी है, चाइना, ईरान, और दूसरे अमेरिका के पिछलग्गू हैं, इन अमेरिका के फॉलोअर हैं। अगर अमेरिका कह देगा कि भाई ये आम नहीं इमली है, तो कहेंगे हाँ गुरु इमली ही है। आपने कह दिया तो कह दिया, बॉस ने कह दिया तो बॉस इज ऑलवेज राइट। हमारा मामला वैसा नहीं है। देखो, इसे कई बार अमेरिका हमसे चिढ़ता भी है। अमेरिका कहता है यार तुम हमारे पीछे क्यों नहीं चलते? इंडिया ने कहा देखो दोस्त, ये तो दोस्ती बराबरी की होगी। इसे अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे हमारे यहाँ, तो ओबामा साहब आए थे, और मोदी जी ने क्या कहा? मिस्टर बराक। अरे मेरे बच्चों, पहले नाम से कौन आपको बुलाता है? जिसके साथ दोस्ती बड़ी गाढ़ी होती है। अगर किसी को टाइटल से आप बुला रहे हो और मिश्रा जी कैसे हो, इसका मतलब दूरी ज्यादा है। और आप किसी को नाम से बुला रहे हो, इसका मतलब और निकटता है। और किसी को गाली देके बुला रहे हो, इसका मतलब दोस्ती बड़ी गाढ़ी है। तो बच्चों, इसलिए अमेरिका से इंडिया बराबरी का रिश्ता रखना चाहता है, पीछे नहीं चलना चाहते। और पीछे भी नहीं चलना चाहते और बिला वजह विरोध में भी नहीं आना चाहते। कोई प्रेगमेटिज्म तो है नहीं, हम विरोध के लिए विरोध क्यों करें? इस वजह से थोड़े मोड़े मामले चलते रहते हैं। अमेरिका कभी कह देगा कि पन्नू, आप जानते हैं गुरमीत सिंह पन्नू को लेकर बार बार अमेरिका ने कहा, और हमारे हमारे भारतीय व्यक्ति के ऊपर मुकदमा करना चला दिया।
इस पे इंडिया का ऑब्जेक्शन था। हमने कहा अरे हमें पन्नू से क्या मतलब है यार, अब पन्नू कुछ किया भी हुआ था हम ये बात क्यों कहेंगे। और हमने कहा बताओ तुम्हारी जमीन पे रह के आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है और तुम इसकी बात नहीं करते हो, तो हमसे ज्यादा बोलते हो। और तुमने आके घुस के पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार दिया, ये बात तो ठीक है, लेकिन इंडिया के ऊपर हमला करने वालों लोगों पर इंडिया कोई कार्रवाई कर दे, ये अमेरिका का थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो, इसी बात पर इंडिया ऑब्जेक्शन करता है। इसका मतलब है अमेरिका और इंडिया के बीच में थोड़े मतभेद तो है, डिस्प्यूट नहीं बच्चों, झगड़ा नहीं है, डिफरेंसेस है। और डिफरेंसेस है तो रहेंगे, लेकिन कॉमनलिटी ज्यादा है बच्चों। आज तक ऐसे पार्टनर हमें नहीं मिल पाए जिसके साथ डिफरेंसेस ही ना हो, लेकिन डिफरेंसेस की मात्रा ज्यादा है या साझे हितों की, तो अमेरिका के साथ साझे हित ज्यादा पावरफुल है, इसलिए रिलेशन है, इसलिए दोस्ती है, खत्म बात। बाकी इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी बात को आगे बढ़ा दें कि भारत अमेरिका के बीच कैसे संबंध आगे बढ़ रहे, देखो कैसे कैसे मंच है, कैसे कैसे मामला बढ़ रहा है, और फिर थोड़ा लास्ट में चैलेंज भी बता देंगे। तो पहला है क्वाड, यानी क्या है, इसे कहते हैं कई बार डेमोक्रेटिक क्वाड्रिलेटरल, लोकतांत्रिक चौकोण। तो भारत अमेरिका के बीच जहां जहां कॉपरेशन चल रहा है वो क्या है, क्वाड है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, क्वाड में शामिल होना ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब देखोगे, ये सब भारत ने ये सारे फैसले किए 2014 के बाद। क्योंकि ये बात आप याद रखना, अमेरिका के साथ जाने में हमारे यहाँ बड़ी परंपरागत लॉबी है। एक ऐसे कुछ लोग हैं जो बड़े समाजवाद के दिनों के हैं, 90 के पहले के दिनों के हैं, वो अमेरिका को आज भी पूंजीवादी मान के बैठे हुए हैं। अरे भैया हमें पूंजीवाद समाजवाद से क्या लेना देना है यार। पूंजीवाद समाजवाद चाहिए, अपने हित चाहिए, ये तो बात हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। इसलिए क्वाड का मतलब है कि, क्वाड का मतलब क्या है कि अमेरिका, यूएस प्लस इंडिया प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया, इनको मिलाकर क्या हो रहा है, सामरिक सहयोग की बात हो रही है। अरे भाग रहा है, इनको मिलाकर क्या हो रही है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। इनको मिलाकर सामरिक सहयोग की बात चल रही है। अब आप जानते हैं कि इंडिया नाटो का पार्ट तो है नहीं, और इसमें जापान की सुरक्षा का दायित्व अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा का दायित्व अमेरिका का है। इसमें सबसे बड़ी बात है इंडिया का शामिल हो जाना। अरे मेरे दोस्तों, क्वाड क्या है, एक तरीके का सैनिक संगठन है। अब सीधे तो नहीं कह सकते, सीधे मतलब अब इनफॉर्मल, अनौपचारिक रूप में बच्चों, मतलब जो उसमें होता है अगर उसके हिसाब से देखा जाए सैनिक संगठन, नाम नहीं दिया गया है। यानी इसमें भागीदारी करना इतना इंपॉर्टेंट, जैसे ऐसा लगता है कि अमेरिका नाटो का पार्ट हो गया है क्या, तो इंडिया नाटो का पार्ट हो गया है। कुछ लोग ये भी सवाल पूछ देते हैं बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप पूछोगे क्वाड का पर्पज क्या है, क्वाड क्या कहता है, पर्पज क्या है हमारा। यार ये भाग रहा है कैसे, लिखने पे भाग रहा है ना, कहीं लिख रहे हैं उसे रिप्लेस हो रहा है। तो पर्पज क्या है बच्चों, देखो एक तो पर्पज होता है सैद्धांतिक, एक तो आप आईआर में जानते हो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहा कुछ जाता है होता कुछ है। जैसे हमारे पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, हम सामाजिक न्याय के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब सामाजिक न्याय हो रहा है या किसका न्याय हो रहा है वो तो अब बच्चे बेहतर जानते हैं। इसे कई बार पॉलिटिक्स में दिखाया कुछ जाता है, ठीक है यही तो डिप्लोमेसी है बच्चों, कहो कुछ करो कुछ, दिखाओ कहीं और मारो कहीं और। जब क्वाड लोग मिलते हैं तो इनसे क्या कहा जाता है, कहाँ कॉपरेशन करोगे। अब याद रखना ये सारे विकसित देश हैं, सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांस देश हैं, इनके साथ मिलने के बड़े फायदे हैं। और एक जमाना था बच्चों जब हम कहाँ थे, केवल गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ थे, G77 के साथ थे। और आप देखोगे जैसे ही नई सरकार बनेगी हमारे यहाँ
8-9 जून को फिर G7 की बैठक में इंडियन पीएम जाएगा। तो ये अपने आप में एंगेजमेंट है। इंडिया के आजकल दोस्ती बड़े खास लोगों से हो रही है। इसका पर्पज क्या है? उच्च तकनीकी क्षेत्र में सहयोग, हाई इन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग। कोऑपरेशन इन हाई इन टेक्नोलॉजी, तो उच्च तकनीक के क्षेत्र में सहयोग। अब बच्चों जानते हो हाई इन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? साइबर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, साइबर न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अगर आज की डेट में हमें चाइना को कम्पीट करना है, चाइना को सुरक्षा घेरा बनाना है, दोस्तों दुनिया टेक्नोलॉजी की है। अब जमाना चला गया कि पुराने जमाने के वार नहीं है कि धड़ा के हमारा टैंक जाएगा। आपने देखा होगा इजराइल जब ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई, कुछ लोगों ने ऐसा आरोप लगाया इजराइल ने उसको लेजर से मार दिया, लेजर वेपन से। अभी बात जस्टिफाइड नहीं है, ये बात प्रमाणित नहीं है, मैंने कहा ये आरोप है, लेकिन ऐसा आरोप लगा है जिसका मतलब टेक्नोलॉजी अब देखिए कैसी आ गई दुनिया में। इसलिए बच्चों, इसलिए दुनिया की अब वो जमाना नहीं रहा कि टिक 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 घोड़े से आप आ रहे हो और दूसरे के दुश्मन को मार के भाग जा रहे हो। अब तो वार के तरीके बदल रहे हैं। यानी साइबर क्राइम, तो पहले चोर क्या करते थे? पहले चोर वगैरह जब चोरी करते थे तो गांव में लोगों के घर कच्चे होते थे, मिट्टी घर होते थे, तो वो मिट्टी घर को तोड़ देते थे, होल कर देते थे, उसे घुस जाते थे। लोग कहते सेंध फोड़ना उसको बोलते थे। अब आपको सेंध फोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो मोबाइल से ही पैसा हैक हो जा रहा है। वही दुनिया में टेक्नोलॉजी के साथ तो चोरी बदल गई, तो सिक्योरिटी के मायने बदलेंगे दोस्तों। अब पता चला कि केवल तमंचा ही लेकर सिक्योर रहोगे या पेगासस से भी सिक्योरिटी होगी। आज की डेट में सर्विलांस एविएशन का होना चाहिए, समुद्री सर्विलांस होना चाहिए। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जरा सोच के देख लो, अगर कल के लिए हमें चाइना में अगर हमें अग्नि चलाना पड़े, तो हमें अग्नि मारने के लिए हमें सर्विलांस सिस्टम किसका चाहिए? अमेरिका का। बहुत बड़ी बात है बच्चों। अरे सैटेलाइट फोन पे किसका कंट्रोल है? अमेरिका का। गूगल पे कंट्रोल किसका? अमेरिका का। यानी बच्चों, जहां आप क्लास कर रहे हो, जैसे अपने घर के बाहर हो, अमेरिका से बैठे बैठे मैं आपको बता सकता हूँ, नासा सीधा जूम करेगी, आप घर की तस्वीर ले लेगा। इसे याद रखना, इंडिया चाइना के बॉर्डर पे तनातनी मची हुई थी, तो भारत इतना कॉन्फिडेंट क्यों था? क्योंकि सारी सैटेलाइट इमेज अमेरिका हमें दे रहा था। चाइना की सेनाओं के मूवमेंट क्या है, अमेरिका से मिल रहा था। टेक्नोलॉजी कमाल है बच्चों। इसे याद रखना, अमेरिका का दुनिया में सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब कई बार लोग इमोशनल हो जाते हैं कि ईरान, अरे ठीक है, दोस्त तो सभी है बच्चों, हम किसी दोस्त को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का वैल्यू अलग है। अब देख लो, अमेरिका तो बता सकता है। सोचो, अब दुनिया में कहाँ आग लगी हुई है, हिमालय के जंगलों में कहाँ कहाँ आग लगी हुई है, सीधे नासा से हम तस्वीर मांगते हैं, नासा जूम करके हमें दे देता है। तो ये सब तो अमेरिका की खास बातें हैं। इस वजह से तकनीक में सहयोग, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, यानी कोऑपरेशन इन स्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्या है? स्वास्थ्य, हेल्थ। कोविड के बाद आप जानते हो कि हेल्थ एक बड़ा इशू बन गया है। उसके बाद क्या है? आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का विकास। यानी बच्चों देखो, अब रोड बेल्ट को प्रोजेक्ट काउंटर करना है, तो इसलिए आधारभूत संरचना का विकास, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी आ गई। जरा सोच के देखो, इन मामलों पे जब कॉपरेशन बढ़ेगा तो हाई इन टेक्नोलॉजी के, न्यूक्लियर एनर्जी, यानी इसलिए कहा जाता है कि आज की डेट में इंडिया अमेरिका के साथ
क्योंकि सब एडवांस देश है। और जापान तो हमें पढ़ना भी है, जापान के बारे में तो कहा जाता है जापान तो रोबोट लड़ा देगा बच्चों। जापान से लड़ने में इसलिए चाइना डरता है, और जापान ने चाइना को पीटा हुआ है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था ये, जापान की सुरक्षा का दायित्व अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा का दायित्व अमेरिका का। तो इसमें इंडिया का शामिल होना बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। दोस्तों देखो, हमें हेजिटेशन था 2014 के पहले ही, हमें हेजिटेशन था कि अमेरिका के साथ जाए कि न जाए, और जाए तो आखिर में लोग, भाई कई बार सवाल ये है, कई बार होता है ना किसी के साथ हेजिटेशन होता है, भैया इसके साथ दोस्ती तो है लेकिन अगर साथ में निकल लिए तो मोहल्ला क्या कहेगा। अब चार लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में परेशान थे, क्योंकि बच्चों कई बार हिस्ट्री का बैगेज हमारे ऊपर ज्यादा होता है। अरे हमारे दादा तो बड़े महान आदमी थे, हमारे दादा किसी का हाथ पकड़ के नहीं घूमे। अरे दादा हाथ पकड़ के नहीं घूमे तो क्या मैं भी नहीं घूमूंगा। तो अमेरिका को लेकर ये हिस्टोरिकल हेजिटेशन था, इसीलिए कहा भी जाता है इंडिया इज कमिंग आउट ऑफ हिस्टोरिकल हेजिटेशन ऑफ पास्ट। इसलिए अब देखोगे अमेरिका के साथ तो हमने सामरिक समझौता ऐसा कर लिया है कि फिर ऐसा लगता है कि मामला नाटो जैसे करीब पहुंचने वाला है। क्योंकि बच्चों याद रखना, पर्पस तो यही है लेकिन मेन पर्पस क्या है, चीन का खतरा, थ्रेट ऑफ चाइना। अगर चीन का उभार हो रहा है, थ्रेट ऑफ चाइना, इसका मतलब आप बच्चों पूछना ये चाहोगे, अच्छा अच्छा सर आप ये बताना चाहते हो कि इसका मतलब है कि हम चीन के साथ जाके लड़ना चाहते हैं वार? नहीं नहीं, अरे मेरे बच्चों, शतरंज यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसी होती है शतरंज की खेल की तरह, और शतरंज की खेल में हम शाह मात का खेल होता है। वजीर घेरेगा हाथी को, हाथी और सिपाही घेरेंगे राजा को, वार थोड़ी होता है। अरे भाई चाइना का राइज हो रहा है, हमने पहले बता दिया है, चाइना प्रेम समझने वाला है नहीं। अब सोचोगे कि चाइना को समझा लेंगे भाई भाई करके, चाइना को एक ही तरीके से समझाया जा सकता है। और इसीलिए आप देखोगे क्वाड हो जाए, इंडो पैसिफिक हो जाए, +2 की वार्ता हो जाए, मेजर इशू एक ही है। अब स्वाभाविक रूप में चाइना का थ्रेट है, चाइना का थ्रेट कहां आ रहा है, कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में आ रहा है। तो इंडो पैसिफिक का मामला भी क्वाड से जुड़ता है, क्वाड का मामला इंडो पैसिफिक से जुड़ता है। और इसीलिए एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे इंडिया और अमेरिका के बीच कॉपरेशन बढ़ रहा है, क्वाड के ही कारण जरा देखो इंडिया अमेरिका के बीच में कैसे बड़े समझौते हुए हैं। 2014 के बाद इंडिया अमेरिका के बीच में बड़े लैंडमार्क एग्रीमेंट हुए। लैंडमार्क एग्रीमेंट क्या है? लेमोआ। तो लेमोआ का मतलब है लॉजिस्टिक एक्सचेंज, लॉजिस्टिक एक्सचेंज, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। दूसरा दूसरा है बेका, बेसिक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेटियल, जियो स्पेशियल, जियो स्पेशल रीजन और जियो स्पेशल एरिया, कॉमकासा। कॉमकासा इसका मतलब है कोऑपरेशन, cooperation and cooperation in security area, cooperation in comprehensive security area, that is a COMCASA. COMCASA means comprehensive compatibility security agreement. Compatibility
compatibility and cooperation over security agreement. तो दोस्तों कौन कासा ये क्वाड के बढ़ते परिणाम है, ये थे लैंडमार्क समझौते। जरा सोच के देखो बच्चों, इन समझौते से ऐसा दिखता है कि अमेरिका तो शायद अमेरिका नाटो के बाद अगर किसी से सबसे बड़ा कोऑपरेशन कर रहा है तो इंडिया है। अगर नाटो के बाद सबसे बड़ा कोऑपरेशन किसी के साथ है इंडिया है। और बच्चों लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट का सीधा मतलब है, आप जानते हो उसका मतलब है लॉजिस्टिक एक्सचेंज फॉर यानी सीधे। अच्छा, इन बातों को हिंदी में लिखना हो, इन्हीं चीज को हम देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार बिल्कुल विशुद्ध हिंदी अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जिसका एग्जैक्ट हिंदी अनुवाद ना हो तो हम क्या करें, देवनागरी लिपि में लिख लें और उसका हम ट्रांसलेट कर लें। तो बच्चों मामला क्या है, अगर लेमोआ का मतलब जानते हो, आज की डेट में अमेरिका का नेवल शिप हमारे पोर्ट पर आ सकता है, हमारा नेवल शिप अमेरिका के पोर्ट पे जा सकता है। लॉजिस्टिक का सीधा मतलब जब हम कार लेके निकलते हैं सड़क पे, कार को तेल चाहिए, टायर बदलवाना है, हमें पानी, अब हमें भी पानी प्यास चाहिए। तो आप जानते हो जैसे हाईवे पे ढाबे होते हैं, हाईवे पे ढाबे और हाईवे तमाम जो सर्विसिंग सेंटर होते हैं वो हमको लॉजिस्टिक सुविधा देते हैं। वैसे ही बच्चों कमर्शियल पोर्ट हम दुनिया में, भाई कमर्शियल शिप जा रही दुनिया में कहीं खड़ा कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो कि हमारा जहाज एमडीएच का मसाल लेके जा रहा है, और एमडीएच का मसाल लेके जा रहा है और हमारा जहाज बीच में तेल खत्म हो गया, तो कहीं भी पोर्ट पे रुक के हम तेल ले सकते हैं। लेकिन अगर आईएनएस एरावत जा रहा है, आईएनएस सिंधु दुर्ग जा रहा है, आईएनएस दिल्ली जा रहा है, आईएनएस तलवार जा रहा है, या आईएनएस गोरस्कोप जा रहा है, कमर्शियल पोर्ट पे रुकने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन जो हमारा मित्र देश होगा वो हमारे डिफेंस शिप को यानी हमारे नेवल शिप को अपने कमर्शियल पोर्ट पे आने की अनुमति दे सकता है, लेकिन और देश नहीं करेगा। और दोस्तों अमेरिका के सैनिक अड्डे पूरी दुनिया में है। अभी कुछ मान लो एग्जाम्पल लो, अगर हम दंदर आके आजकल पहुंच गए साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना जैसे हम पहुंचे वहां हमारे नेवल शिप में पेट्रोल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, अमेरिका भर देगा। हमारा कैप्टन बीमार पड़ गया, अमेरिका के नेवल पोर्ट पे जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो सुविधा अमेरिका को मिलेगी। यानी अमेरिका के विमान हमारी एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। हमारे विमान अमेरिका के विमान का मतलब है दोस्तों एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। बाकी कमर्शियल तो एयरक्राफ्ट कहीं जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। यही लॉजिस्टिक समझौता अमेरिका साथ करना, लॉजिस्टिक समझौते का सीधा मतलब है, और वही हथियारों का मामला। बाकी तो हम आप भी लॉजिस्टिक ऑपरेशन करते हैं। कई बार बच्चे कमरा बदलते हैं, उसका दोस्त आता है, एक कमरा का सामान कैसे ट्रांसपोर्ट है, बाकी कमरे के सामान रिक्शे पर रख लिए जाएंगे, और एक दोस्त पीछे बैठा रहेगा झाड़ू और बाल्टी लेके। यही तो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। जरा सोच के देखो अमेरिका के साथ हम कितने आगे बढ़ गए हैं। लॉजिकल है भाई, लॉजिस्टिक समझौता नहीं करेंगे बच्चों, इसका मतलब है भारत इस बात को, फिर आप कहोगे सर, फिर आप सवाल ये कहोगे इसमें मसला फंसा कहाँ है। तो मान लो कल अमेरिका अगर ईरान पे हमला करता है, और अमेरिका का सैनिक अड्डा है डायोगो गार्सिया में, डायोगो गार्सिया हिंद महासागर में है, तो अगर अमेरिका का जहाज डायोगो गार्सिया से होकर उड़ेगा तो क्या भारत के एयर स्पेस में हम अमेरिकी जहाज को तेल भरेंगे? तो इसका मतलब तो होता है हाँ बच्चों। अब सब लेकिन अब इस पे आलोचना उठी भाई अमेरिका ईरान पे हमला करेगा तो हम क्यों उस तेल भरे उसको। तो भारत ने तो ये कह रखा है देखो भाई, हम अपने दोस्तों के साथ हम खिलाफ नहीं जाएंगे, अमेरिका की सहायता नहीं करेंगे। लेकिन अगर चाइना कल के लिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम कर दिया तो बच्चों आप याद रखो, अमेरिका के सपोर्ट कारण यूक्रेन अभी तक टिका हुआ है रूस के साथ। नहीं तो यूक्रेन क्या औकात थी, रूस के सामने टिक जाएगा। इसलिए बच्चों ये देखो, आप हमारे यहाँ एक खास बात है, अब फॉरेन पॉलिसी में हम क्लियर कट तो बात करते नहीं, हम कुछ सब पर्पस वाले लिखते हैं। और हमने कहा कि जब सरकार से पूछा गया क्यों है लेमुआ, कि आप नाटो जैसा जा रहे हैं, और लॉजिक हर अग्रीमेंट के पीछे यही बात उठेगी दोस्तों। एनालिसिस एक ही जैसे है कि अमेरिका के साथ हम जा रहे हैं तो रशिया से पीछे हट रहे हैं।
क्या चाइना के खिलाफ है? अरे बच्चों, न तो रसिया से पीछे हट रहे हैं, न किसी के खिलाफ है। ये हमारे लिए है, बस सीधी सी बात है। अरे हम बंदूक ले रहे हैं, किसी को मारने के लिए थोड़ी ले रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए ले रहे हैं। अब अगर मोहल्ला कोई समझ रहा है कि नहीं भैया बंदूक रखे हुए हैं, हमें धमकाएंगे, तो वो उसकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं। हमारे मोटिव बिल्कुल क्लियर है, हमारे पर्पस बिल्कुल क्लियर है बच्चों। इसीलिए इधर लेमुआ हो गया। और अब देखो, आज की डेट में अगर किसी देश के साथ सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सरसाइज हो रहा है, वो यूएस ही तो है। भारत और अमेरिका की सेनाओं में बहुत सबसे बड़ी मात्रा में एक्सरसाइज ही उसके साथ है। चाइना के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता, रशिया के साथ मिनिमम है, बाकी देशों के साथ मिनिमम ही है। बेस बे का बेसिक एक्सचेंज तो आप याद रखो बच्चों, और इधर कॉम का सा बेसिक एक्सचेंज, इसका मतलब सीधी सी बात है, यानी इसका सीधी सी बात है। अब जैसे बेसिक एक्सचेंज, अगर हमने फिर बताया कि किस तरीके से भारत के द्वारा अमेरिका के सैटेलाइट का प्रयोग किया जाएगा। यानी समुद्र में चलेंगे तो भाई हमारे नेवल शिप के लिए सैटेलाइट सिस्टम कौन देगा? अमेरिका देगा। हमारे एयरक्राफ्ट के लिए, हमारे प्रक्षेपास्त्रों के लिए सैटेलाइट सिस्टम कौन देगा? अमेरिका देगा। इसका मतलब है आने वाले समय में अगर कहीं भी वार वगैरह हुआ तो ये यानी पूरे पूरे अमेरिका के मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रयोग इंडिया करेगा। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। इसलिए कहा जाता है अमेरिका भले ही आपका वार में साथ सीधा ना दे, यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि चाइना के साथ हम लड़ेंगे और अमेरिका सीधे हमारे पक्ष में कूद पड़ेगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका कितना बड़ा कॉपरेशन दे सकता है? लड़ने वाला काम तो हमारा होगा, अरे इन्फॉर्मेशन तो मिल जाए। अरे बच्चों, अगर हम बंदूक चला रहे हो, कोई हमें लगातार गोली सपोर्ट करता रहे, ये भी तो कॉपरेशन ही है। अरे बुलेट तो मिलनी चाहिए हमारे पास, तब नहीं तो बंदूक रखी बेकार हो गई। यहाँ अमेरिकन सैटेलाइट सिस्टम का यूज करेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ सीधे आज की डेट में जितने भी विमान अमेरिका से ले रखे हैं उसमें सब ऑटोमेटिक तरीके हैं। तो जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज एक्सचेंज करते हैं, वैसे सेनाधिकारियों के आपस में मैसेज एक्सचेंज होते हैं। तो जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज एक्सचेंज करते हैं, वैसे सेनाधिकारियों के मैसेज आपस में एक्सचेंज होते हैं। इसका मतलब हम मैसेज एक्सचेंज करेंगे किसको? अमेरिकी सैटेलाइट को। और जैसे हमारे यहाँ है हरकुलिस ग्लोब मास्टर वो सारे मैसेज ले लेगा जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी भेज रही है। ऐसा है कोमकासा में। यानी भाई अब देखो, और वो गुप्त इंफॉर्मेशन अमेरिका में भेजेगा। और आप जानते हो भाई, CIA खुद दुनिया खुफिया एजेंसी है, पूरी दुनिया में काम कर रही है। CIA सीधा इन्फॉर्मेशन भेजेगी हमारे डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, और वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का कोड, क्योंकि अमेरिका के हर डिफेंस इंस्ट्रूमेंट में कोड लगे हुए हैं। जैसे हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज भेजा जाए तो हम ही केवल देख पाएंगे, वैसे अमेरिका के साथ है। इसलिए बच्चों, अब देखो किस तरीके से हम अमेरिका के साथ क्वाड के माध्यम से जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप कहोगे हम नाटो के मेंबर हो गए? बच्चों नहीं, हम नाटो के मेंबर थोड़ी है। हमने अपनी स्वायत्ता बना रखी है, ना अमेरिका के पीछे लगू भी नहीं है। लेकिन अमेरिका के साथ आज सामरिक सहयोग इतना है सॉरी, अमेरिका के साथ जो सामरिक सहयोग है वो हाईएस्ट है। अगर कुछ कमेंट दिखाए तो, बाकी बच्चों कल देख लेंगे।